नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, एक हिंदी में टॉपिक होता है शब्द विचार। कौन सा होता है? शब्द विचार होता है। और जब हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं तो शब्दों का वर्गीकरण करते हैं, उसमें से एक आधार है व्युत्पत्ति। कौन सा आधार है? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं। अब व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो रूढ़ शब्द होता है, एक यौगिक शब्द होता है और एक योग रूढ़ शब्द होता है। इसका मतलब आपने इसको बिल्कुल भी कभी या तो पढ़ा ही नहीं है, मैंने पढ़ाया होगा तो आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया। अब यौगिक शब्दों के अंतर्गत चार टॉपिक आते हैं। कितने आते हैं? चार। एक तो आता है संधि, एक आता है उपसर्ग, और एक आता है प्रत्यय, और एक आ जाता है समास। कौन सा आ जाता है? समास आ जाता है। ये चार टॉपिक इस यौगिक शब्दों के अंतर्गत आता है। रूढ़ शब्द उनको कहते हैं जिनके सार्थक टुकड़े नहीं होते हैं, जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हाथ शब्द है तो इसका तो अर्थ है, हाथ शब्द का तो कोई अर्थ अपना हाथ होता है, लेकिन अगर इसका टुकड़ा कर लिया हमने हा और थ, तो इनका स्वतंत्र ऐसा कोई अर्थ नहीं निकल रहा जिससे हम हाथ बोल सके। नहीं बोल सकते। ये अलग अलग शब्द या शब्दांशों के योग से बनते हैं। यौगिक, योग, घन, इक, योग से संबंधित। योग का मतलब होता है जोड़, तो योग से संबंधित है, मतलब इसमें जुड़ते हैं। क्या जुड़ेंगे? या तो शब्द जुड़ेंगे, या शब्दांश जुड़ेंगे, वर्ण जुड़ेंगे, अक्षर जुड़ेंगे, कुछ तो जुड़ेंगे। और उनसे संबंधित जो शब्द होते हैं वो ये चार होते हैं। कितने होते हैं? चार। योग रूढ़ कौन से होते हैं? जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं जो किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने लग जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है। तो अभी जो कल परसों एक एग्जाम हुआ था उसमें यही पूछा गया था कि जिसके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। वहां रूढ़ भी था, वहां यौगिक भी था विकल्प में, तो क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। चलो अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं वापस, उपसर्ग पे। देखो, उपसर्ग के नियम अलग है। उपसर्ग के नियम अलग है, संधि के नियम अलग होते हैं। लेकिन संधि पड़ी हुई रहती है तो उपसर्ग टॉपिक में संधि टॉपिक अपनी मदद करता है। लेकिन ये नहीं है कि केवल संधि पढ़ ली उसी आधार पर हम उपसर्ग हल कर लेंगे। नहीं, उपसर्ग फिर तो जब संधि के अनुसार ही सारे हो जाते तो फिर उपसर्ग टॉपिक बनाने की कहाँ जरूरत पड़ती? एक और टॉपिक क्यों बढ़ाते? तो कहने का मतलब मेरा यह है कि आपने संधि पढ़ी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उपसर्ग जो पढ़ रहे हैं, उपसर्गों के कुछ नियम होते हैं और उपसर्गों को हल करने में संधि के नियम मदद करेंगे। टॉपिक का नाम क्या रहने वाला है? उपसर्ग रहने वाला है। सभी विद्यार्थी आज का जो टॉपिक है उसका नाम लिख ले, उपसर्ग। अब देखो, जो पहले जुड़ते हैं उनको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और जो अंत में जुड़ते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। इतना आप जानते हो। जो पहले जुड़ते हैं उनको तो कहते हैं उपसर्ग, और जो बाद में जुड़ते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ओके, अब देखिएगा, ये जो उपसर्ग और प्रत्यय है ना, ये शब्द का भी अंश होते हैं। शब्द नहीं होते, शब्द का भी अंश होते हैं। और जो शब्द का अंश होता है, शब्द धन अंश, तो शब्द क्या बनेगा? शब्दांश। तो देखिए, आपसे पूछ ले कि उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। प्रत्यय भी क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है प्लस के पहले उपसर्ग आता है और बाद में क्या आता है? प्रत्यय आता है। ये भी शब्दांश है और ये भी क्या है? शब्दांश है। तो शब्दांश शब्दांश भी जुड़ सकते हैं कभी। कोई जरूरी नहीं कि मूल शब्द हुई। प्रत्यय और उपसर्ग जुड़कर भी क्या बना सकते हैं? शब्द बन सकता है।
शब्द बन सकता है, नया शब्द बन सकता है। अब देखो, उपसर्ग की परिभाषा लिखना चाह रहे हैं। किसकी? उपसर्ग की परिभाषा। आपको लिखना कुछ नहीं, मैं लिखा दूंगा अपना आप ही। उपसर्ग को हम शब्दांश कह सकते हैं, हाँ या ना? कह सकते हैं। उपसर्ग पहले जुड़ते हैं कि बाद में जुड़ते हैं? पहले जुड़ते हैं। अब ये उपसर्ग है ना, या तो किसी शब्द में जुड़ेंगे, नहीं तो फिर किस में जुड़ेंगे? शब्दांश में जुड़ेंगे। ये जो शब्दांश है, यानी कि जो उपसर्ग है, शब्द में भी जुड़ सकते हैं और शब्दांश में भी जुड़ सकते हैं, लेकिन जुड़ेंगे पहले ही, जुड़ेंगे पहले ही। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द या शब्दांश के पहले जुड़ते हो। इतना तो समझ गए आप? ओके। और जुड़ किस में रहे हैं? बोलो, या तो शब्द में जुड़ रहे हैं या शब्दांश में जुड़ रहे हैं। और जिसमें जुड़ रहे हैं ना, उसमें परिवर्तन करते हैं। उसमें क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। और ये परिवर्तन थोड़ा बहुत भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है। तो पूर्ण परिवर्तन भी कर सकते हैं और आंशिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार उपसर्ग की प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द या शब्दांश के पहले जुड़कर उस शब्द या शब्दांश में पूर्ण या आंशिक परिवर्तन कर देते हो, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग। समझ में आ गई परिभाषा? उपसर्ग को हम शब्दांश कहते हैं। ये किसी शब्द में भी जुड़ सकता है और शब्दांश में भी जुड़ सकता है। यहां शब्दांश का मतलब प्रत्यय से लिया है हमने। किससे लिया है? प्रत्यय से। और मैंने कहा ना, उपसर्ग और प्रत्यय जुड़कर भी शब्द बना सकते हैं कोई नया। ओके। तो सबसे पहले तो आप इसकी परिभाषा लिखो। परिभाषा, ऐसे शब्दांश, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द पब्लिक शब्दांश के पहले जुड़कर उस शब्द या शब्दांश में, उस शब्द या शब्दांश में पूर्ण अथवा आंशिक परिवर्तन कर देते हो, पूर्ण अथवा आंशिक परिवर्तन कर देते हो, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। पूर्ण अथवा आंशिक परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अब देखो, ये उपसर्ग शब्द देखते हैं हम। उपसर्ग शब्द का टुकड़ा करते हैं तो क्या हो रहा है? उपधन सर्ग। उप का मतलब होता है, यहां पे लिया गया है समीप से। किससे लिया गया है? समीप से। और सर्ग का मतलब लिया गया है सृष्टि से। जो समीप आकर, नजदीक आकर सृष्टि कर देता है, सृष्टि को ही बोलते हैं रचना। क्या बोलते हैं? रचना। लिख लो ऐसे कैसे, उप प्लस सर्ग। लिख लिया? अब देखो, मेरा आपसे एक सवाल है, बहुत सरल सा। हमने उपसर्ग शब्द लिखा है जैसे हमने संधि शब्द, संधि के बारे में पढ़ा था, तो आपसे पूछा था कि संधि शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि बताया था आपने। और संधि शब्द के टुकड़े क्या हो रहे थे? समदंधी हो रहा था। और दोनों टाइप से जब हमने संधि शब्द लिखा तो दोनों सही था। लास्ट में व्यंजन संधि के जब हमने मैं वाले नियम पढ़े, उससे उसको प्रूव भी कर दिया वास्तव में ऐसा होता है। अब मुझे आप ये बताएंगे कि उपसर्ग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उप उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है इसमें? उप उपसर्ग है।
तो लिखो उपसर्ग शब्द में उप उपसर्ग है। उपसर्ग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उप उपसर्ग है। क्या इस उपसर्ग शब्द में संधि हो रही है? कहां हो रही? आपने सीधा सीधा शब्द ही तो जोड़ा है, संयोग हो रहा है। संधि नहीं होकर क्या हो रहा है? संयोग। और इस शब्द में जो संयोग हुआ है वो संधि नियमों के अनुसार हुआ है, उपसर्ग नियमों के अनुसार हुआ है? उपसर्ग नियमों के अनुसार संयोग हो रहा है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, उपसर्ग शब्द में संधि नहीं होकर संयोग है। उपसर्ग शब्द में संधि नहीं है तो क्या है? संयोग है। संयोग किसे कहते हैं? वर्णों का मेल तो होता है लेकिन उसमें विकार नहीं होता है। हाँ, ओके। अब देखिएगा, आपसे पूछा जाए संधि शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? संधि शब्द का विलोम शब्द क्या होता है बताओ? मैंने लिखा है था आपको, संधि टॉपिक पढ़ाया तब ना, वो तो खंड को बोलते हैं विच्छेद। तो संधि का विलोम शब्द होता है विग्रह, और समास का विलोम शब्द होता है व्यास। इसी प्रकार उपसर्ग शब्द का जो विलोम शब्द है वो होता है परसर्ग। क्या होता है? परसर्ग। और परसर्ग विकल्प में ना मिले तो प्रत्यय। आपसे पूछ लिया जाए कि उपसर्ग शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, सॉरी, उपसर्ग शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो परसर्ग या फिर प्रत्यय। लिख लो, उपसर्ग शब्द का विलोम शब्द परसर्ग या प्रत्यय होता है। लिख लिया? नोट डालो। उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही किस स्तर के टॉपिक है? शब्दांश स्तर के टॉपिक है। देखो, शब्दांश संध में भी संधि हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही? शब्द धन अंश। देखिए, एक युग्मक शब्द पढ़ते हैं हम। क्या पढ़ते हैं? युग्मक शब्द पढ़ते हैं। और युग्मक शब्द में जैसे दो शब्द आते हैं, एक अंश आता है और एक अंश ये वाला आता है। एक में संकर वाला होता है और एक में सड़क वाला होता है। जिसमें सड़क वाला होता है, इस अंश का मतलब होता है कंधा। क्या होता है? कंधा। और इस अंश का मतलब होता है हिस्सा, और हिस्सा ना बोले तो भाग। क्या होता है? भाग। हिस्सा या भाग होता है। तो यहां पर इस अंश का मतलब क्या निकल जाएगा? हिस्सा या भाग। और शब्द तो आप जानते हो, जो शब्द का हिस्सा हो, शब्द का भाग हो, उसे क्या बोलते हैं? शब्दांश बोलते हैं। अब देखो, एक शब्द में कितने उपसर्ग जुड़ सकते हैं? एक में एक ही जुड़ेगा। तो एक शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं। देखिएगा, हाँ, एक शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं। एक शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं। जैसे एक शब्द आपके सामने अध्यादेश। कौन सा शब्द है? अध्यादेश। अगर इसका हम टुकड़ा करते हैं, उपसर्ग अलग करना चाहते हैं इसमें से, तो उप धन आदेश होता है। और आदेश का भी टुकड़ा करेंगे तो क्या टुकड़ा हो जाएगा? आ और देश हो जाएगा। तो इसमें देखो कितने उपसर्ग आ गए, एक तो आ गया और एक उप आ गया। आपसे ये पूछा जाएगा अध्यादेश शब्द में कितने उपसर्ग है, तो कितने हैं बताओ? दो। दो कौन कौन से हैं? एक तो उप और एक आ।
देख लो इस उदाहरण को। एक शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं। अरे सॉरी सॉरी, मैंने उप लिख दिया क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, आदि। उप कैसे लिख दिया? अच्छा, उपसर्ग पढ़ा रहा हूं इसलिए उप उप याद आ गया। हो जाती है विद्यार्थी कभी कभी, इतनी भयंकर मानवीय भूल हो जाती है ना कि चलो ठीक है आपने याद दिला दिया, नहीं तो एक बार तो उप प्लस आदेश ही करते रहते हम। लिख लिया? अब देखो, एक शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं, इसका उदाहरण हमने लिख लिया है वैसे ही। और उपसर्ग का खुद का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। अगला फैक्ट लिखो, उपसर्ग का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। उपसर्ग का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। लिख लिया? अब देखो विद्यार्थियों, आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं, और ये जो उपसर्ग है ना, स्वतंत्र रूप से भी जुड़े हो सकते हैं और संधि नियमों से भी जुड़े हो सकते हैं। तो अगला फैक्ट यही लिखो, अगला फैक्ट यही लिखो, उपसर्ग संधि नियमों के अनुसार, उपसर्ग संधि नियमों के अनुसार अथवा स्वतंत्र रूप से जुड़े हुए हो सकते हैं। उपसर्ग संधि नियमों के अनुसार हाँ, संधि नियमों के अनुसार भी हो सकते हैं, स्वतंत्र रूप से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। हाँ, लिख लिया? तो स्वतंत्र रूप से भी जुड़े हो सकते हैं, संधि नियमों के अनुसार भी जुड़े हो सकते हैं। देखो मैं बता देता हूँ, जस्ट इससे पहले हमने जो उदाहरण लिखा है इसमें ये नियम लागू हो रहा है। देखो, अधि प्लस आदेश में यहाँ पर यण संधि हो रही है। कौन सी हो रही है? यण स्वर संधि हो रही है, तब जाके अध्यादेश शब्द बना है। लेकिन आदेश शब्द में देखो स्वतंत्र रूप से जुड़ा हुआ है, यहाँ कोई संधि का नियम काम नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा ना? ओके। और एक शब्द में कई प्रकार के उपसर्ग जुड़ सकते हैं। एक शब्द में कई प्रकार के उपसर्ग जुड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक शब्द के साथ एक ही उपसर्ग जुड़ेगा, कई प्रकार के उपसर्ग जुड़ सकते हैं। तो लिखिएगा, एक शब्द के साथ कई उपसर्ग जुड़ सकते हैं। कई उपसर्ग जुड़ सकते हैं। जैसे जैसे विद्यार्थियों, हार शब्द है ना, हार में यदि हमने पर उपसर्ग जोड़ा तो क्या बनेगा? प्रहार। अगर इसमें हमने सम उपसर्ग जोड़ा तो, अगर हमने इसमें प्रति उपसर्ग जोड़ा तो, अगर इसमें हमने आ उपसर्ग जोड़ा तो आहार, अगर हमने इसमें बी उपसर्ग जोड़ा तो लिख लो तो, और अगर उप जोड़ दिया तो बना लो। इनको जोड़ने से क्या बनेगा? और उत उपसर्ग जोड़ दिया तो उत, उतहार थोड़ी बनता है। इसका मतलब आप लोगों ने संधि नहीं पढ़ी है। उद्धार, उत धन हार, उद्धार, पहला दूसरा तीसरा चौथा के बाद में अगर ह आता है तो पहला दूसरा तीसरे चौथे के स्थान पे तीसरा हो जाता है, रह के स्थान पे चौथा हो जाता है। वो वाला नियम काम कर रहा है।
बनाओ कौन से, इसका कौन सा बनेगा? प्रहार। इसका संहार। इसका प्रतिहार। इसका कुछ नहीं करना, आहार। इसका विहार। इसका उपहार। लिख लिया? तो ऐसा नहीं है कि एक शब्द में हमेशा हार में परे उपसर्ग जुड़ेगा, कोई सा भी उपसर्ग जुड़ सकता है। लिखो नोट, ये लिखा दिया था कि उपसर्गों का निश्चित अर्थ नहीं होता है, जिस शब्द के साथ जुड़ते हैं उसी के अनुरूप अर्थ परिवर्तित हो जाता है। नहीं लिखा है? लिखो, उपसर्गों का निश्चित अर्थ नहीं होता है। उपसर्गों का निश्चित अर्थ नहीं होता है। जिस शब्द या शब्दांश के साथ जुड़ते हैं, जिस शब्द या शब्दांश के साथ जुड़ते हैं उसी के अनुरूप इनका अर्थ प्रकट होता है। इनका अर्थ प्रकट होता है। लिख लिया? देखो, योग में अगर आप सम जोड़ते हो तो क्या हो जाएगा? संयोग। और वी जोड़ते हो तो वियोग। और कु जोड़ते हो तो लिख लो, कु जोड़ते हो तो कुयोग। और दूर जोड़ते हो तो और सु जोड़ते हो तो सुयोग। और अ जोड़ते हो तो अयोग। और प्र जोड़ते हो तो प्रयोग। और प्रति जोड़ते हो तो प्रतियोग। बना लिया? जैसे एक शब्द है हाफ माइंड, तो हाफ माइंड में कौन सा उपसर्ग है? हाफ उपसर्ग है। हेडमास्टर में, वाइस प्रिंसिपल में, ये सब विदेशी उपसर्ग है। लेकिन पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग है? परिधन आवरण। वो आपने संधि पढ़ रखी इसलिए परि प्लस आवरण कर लिया जन संधि के अनुसार। अभी पढ़ाऊंगा। ये लिख लिया आप लोगों ने यहां तक? अब देखो, योग में अगर आपने वी जोड़ा तो शब्द क्या बना? वियोग बना दिया। क्या बना दिया? वियोग बना दिया। और सम जोड़ा तो संयोग बना दिया। और दूर जोड़ा तो दुर्योग योग। और सु जोड़ा तो सुयोग। और प्रति जोड़ा तो प्रतियोग। और प्र जोड़ा तो प्रयोग। और अ जोड़ा तो अयोग। और कु जोड़ा तो कुयोग। हो गया? अब देखिए, ये थी उपसर्ग के बारे में अब तक सामान्य जानकारी। अभी अब उपसर्ग शुरू नहीं हुआ है। यहाँ से कोई सवाल बाय चांस पूछ लिया जाता है, जो लिखा है ना आपको इसमें से ना के बराबर संभावना रहती है। ज़्यादा ज़्यादा एक सवाल बनता है कि उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द, शब्दांश, वर्ण, अक्षर, बताओ क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। और एक परिभाषा लिखाई है। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिखा है आपको इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं हम एग्जाम में सवाल किस प्रकार का आता है। जैसे आपको
एग्जामिनर दे देगा यहाँ पर वियोग शब्द दे देगा। क्या दे देगा? वियोग शब्द। अब पूछेगा इसमें उपसर्ग बताओ कौन सा है। 4 विकल्प देगा आपके सामने, 4 विकल्प होंगे, तो उसमें से राइट आंसर क्या जाएगा? वी। क्या जाएगा? वी। इसका मतलब हमें ये पता होना चाहिए जो पहले आते हैं वो उपसर्ग होते हैं, लेकिन हमेशा ये नहीं कि पहले जो आ रहे उपसर्ग ही होते हैं। जैसे अध्यादेश शब्द है, तो अध्यादेश में तो पहले क्या आ रहा है? अ आ रहा है, तो फिर क्या अ को उपसर्ग मानेंगे हम? किसको मानेंगे? अधि को माना ना हमने। ओके। और कई बार ये सवाल बनता है कि कोई भी शब्द दे दिया जाता है कि इसमें कितने उपसर्ग है, ये कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ, कौन से का नहीं हुआ है। और एक सबसे कठिन सवाल ये आता है कि जैसे आपको अध्यादेश शब्द दे दिया, इसमें जो अधि उपसर्ग है ये कौन सा उपसर्ग है? तत्सम उपसर्ग है, तद्भव उपसर्ग है, विदेशी उपसर्ग है, या फिर संस्कृत का अव्यय है जो हिंदी में उपसर्गों की भांति प्रयुक्त होता है। उसको पहचानना थोड़ा कठिन हो जाता है। चलो अब हम लिखेंगे उपसर्ग के प्रकार या भेद। उपसर्ग के प्रकार या फिर भेद भी कह सकते हो। चार पढ़ते हैं हम। कितने पढ़ते हैं? 4। एक तो पढ़ते हैं हम संस्कृत के उपसर्ग। किसके? संस्कृत के उपसर्ग। और एक पढ़ते हैं हिंदी के उपसर्ग। कौन से? हिंदी के उपसर्ग। और एक पढ़ते हैं विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग। और एक पढ़ते हैं संस्कृत के अव्यय जो हिंदी में उपसर्गों की भांति प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत में तो क्या बोलते हैं इनको? अव्यय के अंतर्गत रखा जाता है। संस्कृत के अव्यय जो हिंदी में उपसर्गों की भांति प्रयुक्त होते हैं। एक इसको पढ़ते हैं। ये 4 पढ़ते हैं इसे। और केवल संस्कृत के जो उपसर्ग है इनको हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। और इनको तद्भव उपसर्ग कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तद्भव उपसर्ग। आपसे पूछा जाए कि तत्सम उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताने 22। कितने बताने? 22। इस चार्ट को बना लो। और ये 22 उपसर्ग देखो कौन कौन से होते हैं। बाईस उपसर्ग लिखा रहा हूं मैं ना। देखो अति, अधि, अभी, अभी, अपि, अनु, अप, औ। ये सारे उपसर्ग मैं केवल 22 लिखा रहा हूं, बाकी के नहीं लिखाऊंगा, ठीक है ना। केवल इसमें आते हैं 22 उपसर्ग याद करने होते हैं। इनमें उपसर्ग तो होते हैं लेकिन संख्या फिक्स नहीं है उनकी, केवल इसकी संख्या फिक्स है। ये 22 उपसर्ग याद भी होने चाहिए हमें। हाँ, अति, अधि, अभी, अपि, अनु, अप, औ, आ, उप, उत, उत को हम बोलते हैं उद। दुर, दुस, नी, निर, निस, प्र, प्रा, परि, प्रति, पी, सु, हम। हलनते ही है ना। देखो 22 हो गए क्या? देखो अति, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 हो गया ना। 22। ये 22 मैं हट जाता हूँ साइड में, लो आराम से उतार लो आप लोग।
और ये 22 उपसर्ग आपको याद भी होने चाहिए, और मुख्य रूप से तो ये 22 ही पढ़ने होते हैं, ध्यान रखना। कौन कौन से? अति, अधि, अभि, अपि, अनु, अप, औ, आ, उप, उत, दुर, दुस, नि, निर, निस, प्रय, प्रा, परि, प्रति, वि, सु, सम। हो गए 22? याद हो गया आपको? देखो, आपसे पूछा जाए उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 4 कौन कौन से? तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग। तत्सम वालों का दूसरा नाम क्या मिल सकता है? संस्कृत के उपसर्ग। और इनकी संख्या कितनी होती है? 22 होती है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और हिंदी के उपसर्गों की संख्या नहीं पूछी जाएगी आपसे, और विदेशी उपसर्गों की संख्या नहीं पूछी जाएगी, केवल होते कौन कौन से वो पढ़ेंगे हम, है ना। और संस्कृत वाले संस्कृत के अव्यय होते हैं, हिंदी में ये उपसर्गों की बातें प्रयुक्त होते हैं। तो अब आप लिखिएगा संस्कृत के 22 उपसर्ग, हेडिंग डालो, संस्कृत के 22 उपसर्ग, या तत्सम उपसर्ग भी कह सकते हैं हम इनको। संस्कृत के 22 उपसर्ग। संस्कृत के 22 उपसर्ग, लिख लिया? ये पूरे 22 के 22 पढ़ेंगे हम। लिखो, पहला लिखो, अति उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अति उपसर्ग से बनने वाले शब्द। और अति का जो अर्थ लिख सकते हैं आप, अधिक, परे या ऊपर। आपने लिख लिया होगा कि अति उपसर्ग से बनने वाले शब्द। तो अति उपसर्ग से बनने वाले शब्द हम लिखेंगे, उससे पहले अति शब्द का अर्थ लिख लो आप, कि अति का अर्थ क्या होता है। शब्द बोले तो शब्दांश, उपसर्ग है। अति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? वैसे तो देखो, इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है, जिस शब्द या शब्दांश में जुड़ेगा उसके अनुसार इसका अर्थ आ जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ तो अर्थ होता है। लिख लिया? अब देखो, मैंने शब्द लिखा है अतिक्रमण। क्या लिखा है? अतिक्रमण। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से उपसर्ग को अलग करना है। क्या होगा इसका खंड? आक्रमण थोड़ी होता है, अति धन कर्मणी हो जाएगा। कर्मण शब्द में क्या जुड़ा हुआ है? अति। तो यहाँ जो अति उपसर्ग जुड़ा है, ये संधि नियमों से जुड़ा है या स्वतंत्र नियमों से जुड़ा हुआ है? स्वतंत्र रूप से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्र रूप से जुड़ा है, कोई संधि का नियम काम नहीं कर रहा। ओके, अब ध्यान देना, एक शब्द लिखा मैंने अत्यल्प। क्या लिखा? अत्यल्प। अगर आपने यण स्वर संधि पढ़ी है तो आप टुकड़ा कर लोगे इसका। टुकड़ा क्या होगा? अतिधन, अतिधन अल्प होता है। यण संधि का नियम लगा के देख लो आप, ई के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर ये हो जाता है, वो वाला नियम काम करेगा इसमें। और इसमें अति उपसर्ग, यहाँ पे जो अति उपसर्ग जुड़ा है ये किसके अनुसार जुड़ा है? संधि नियमों के अनुसार जुड़ा है। और ये बात मैंने पहले ही लिखा दी थी आपको कि उपसर्ग संधि नियमों के अनुसार भी जुड़ सकते हैं और स्वतंत्र रूप से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। चलो आप उदाहरण लिखो। अत्युक्ति, अत्यल्प तो लिखा ही दिया मैंने, अत्यंत, अत्याचार, अत्यावश्यक, अतिसार, अतीन्द्रिय, लिख लिया?
अतिकाल, अतिकाल। करो इनको अलग अलग करो। ये दोनों भी लिख लेना शब्द, अतिक्रमण और अत्यल्प लिख लेना। हाँ, शब्द बोलो कौन कौन से लेके आपने, बोलो। हम्म। पहली बात तो देखो, अत्युक्ति शब्द लिखना सही आना चाहिए हमें। तो इसका हो जाएगा अति धन उक्ति हो जाएगा। जन संधि का नियम काम कर रहा है इसमें भी। आगे बोलो। अत्यंत, तो अत्यंत का होगा अति धन अंत, अत्यंत हो जाएगा। अत्याचार है ना, अति धन आचार, तो इसका बन जाएगा अत्याचार। अब देखो, आपसे पूछा जाए अत्याचार शब्द में कितने उपसर्ग है? दो, अति और आ। अच्छा, इसका भी टूट जाएगा। आगे अगर आचार शब्द का आपसे टुकड़ा कराए तो आधनचार कर दो। आगे बोलो। अत्यावश्यक, अति धन आवश्यक हो जाएगा, अत्यावश्यक हो जाएगा। आगे बोलो। है? क्या लिखा है? अत्यंत लिखा होगा, अत्यंत तो था नहीं। क्या लिखा बोलो? है? अतीन्द्रिय लिखा होगा, अतीन्द्रिय। अति धन इंद्रिय होता है, तो ई मिलके बड़ा हो जाता है। देखो, इसमें बिंदी भी लगा सकते हो, न भी लगा सकते हो आप, है ना। अतीन्द्रिय। आगे बोलो। अति प्लस काल हो जाएगा उसका, अति धन काल हो जाएगा। हो गया? ओके। तो अभी जो 22 उपसर्ग हमने लिखे हैं, उन 22 उपसर्ग में से एक हो गया अपना, कौन सा हो गया? अति वाला। एक और लिख लो, अधि उपसर्ग से बनने वाले शब्द। इससे अधि उपसर्ग से बनने वाले शब्द। और अधि शब्द का, अधि जो उपसर्ग है ना, इसका अर्थ होता है ऊपर। क्या होता है? ऊपर, अधिक। प्रधान, मुख्य, ऊंचा। ठीक है, ये तो हो गए अधि के अर्थ। जरूर नहीं है ये अर्थ हो, इनके अलावा भी अर्थ हो सकता है कोई। मैं तो एक सामान्य जानकारी दे रहा हूं भाई, कम से कम समझ के लिए कुछ तो अर्थ लिखाएं। अब अधि उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द लिख रहे हैं उनके उदाहरण बाकी है। अब इसके उदाहरण लिखो आप। कौन सा? अधि, अधीक्षक लिख लो एक तो, अधीक्षक। एक अध्यक्ष लिख लो। कौन सा? अध्यक्ष। एक अधिकृत लिख लो। अधिकृत लिख लिया। एक अध्यापक लिख लो, अध्यापक। एक अधिष्ठाता, अधिष्ठाता शब्द लिख लो।
लिख लिया? एक अधीश लिख लो, अधीश। एक अध्याय लिख लो, एक अधिकार लिख लो, अध्याय। एक अधिकार, एक अधिसूचना, अधिसूचना, और एक अधिनियम। अधिक्षेत्र, अधिक्षेत्र, अधिग्रहण, अधिग्रहण। लिख लिया? अब करो। एक अधूड़ा भी होता है शब्द, अधूड़ा। कर लिए? चलो, हाँ, अधीश का क्या होगा? अधि में ही छोटा आएगा, ध्यान रखना। उपसर्ग में छोटा ही है, लेकिन शब्द में अधि में ई बड़ा आता है, अधीश। अधिष्ठाता का अधि धन स्थाता, व्यंजन संधि के दो नियम एक साथ काम कर रहे हैं, युधिष्ठिर वाले, है ना? युधिष्ठिर शब्द लिखा था ना हमने, उसी की बात ही। और अध्यापक में अधि धन आपक, इसका अधि धन कृत का अधि धन अक्षी भी होता है और अक्ष भी होता है ना, अक्षी या अक्षी। अध्याय का अधि धन आय, अधिकार का अधि धन कार। अरे बोला तो करो, ये लिखने में लगे हो। अधिकार का अधि प्लस कार, अध्याय का अधि धन आय, अधीक्षक, अधीक्षक का नहीं कराया ना, क्या हो जाएगा? अधीक्षक में देखो, अधीक्षक लिखते हैं जब ई बड़ा आता है, लेकिन जब इसका उपसर्ग के अनुसार खंड करते हैं तो अधिधन शिक्षक होता है। और इसमें देखो, ये जो अधीक्षक शब्द है ना, इसमें उपसर्ग और संधि दोनों है। अधीक्षक में दीर्घ संधि हो रही ना, तो कई बार एग्जाम में ये भी सवाल पूछा जाता है कि कौन से शब्द में संधि और उपसर्ग दोनों का प्रयोग हुआ है। लिख लिया? अधिसूचना का, इसमें अध्यापक नहीं लिखाया था कि मैंने? हाँ, देखो, अधि प्लस सूचना हो जाएगा, अधिधन सूचना हो जाएगा, अधिनियम में अधिधन नियम हो जाएगा, अधिक्षेत्र में अधिधन क्षेत्र हो जाएगा, अधिग्रहण में अधिधन ग्रहण हो जाएगा। बस इसमें थोड़ा सा आपको देखना है। देखो, इसका होगा अधि धन उड़ा, कौन संधि का नाम काम कर रहा है? तो यण स्वर संधि का नियम काम कर रहा है इसमें। इसका यण स्वर संधि का नियम काम करना है, अधिउड़ा है, अधिधन उड़ा का, उड़ा का अर्थ देखना पड़ेगा। हो गया? तो आज हमने बेसिक जानकारी ली उपसर्ग की, और दो उपसर्गों के बारे में हमने इसमें लिख लिया। तो इसी के साथ आज की क्लास को तो हम यहाँ पर ही विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। धन्यवाद विद्यार्थी।